जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं आपके मैनेजमेंट की 50 जो वन लाइनर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं। 50 to 60 क्वेश्चंस आपके कर रहे हैं डेली। इसका आज पार्ट 6 से करने वाले हैं दोस्तों। एंड सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसे रिव्यू आ रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जा रहे हैं इन जो क्लासेस से, आपके जो क्लासेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन जो ऐसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉजिक बेस्ड हैं, जो आप अगर क्वेश्चन को समझेंगे तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बात करें जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए या फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को, सभी पार्ट को आप सभी देख लीजिएगा आपका नेक्स्ट डे जिस दिन भी एग्ज़ाम है, तो जिससे कि आपको हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि नियोजन का आधार क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि नियोजन का जो आधार होता है ना, वो होता है दोस्तों पूर्वानुमान। ठीक है, पहले से आपके देखिए तो अनुमान लगाना एक तरह से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नियोजन का आधार क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि पूर्वानुमान होता है आपके नियोजन का आधार। ठीक है, नियोजन का आधार क्या होता है, तो पूर्वानुमान होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य जो प्रबंध का हृदय कहा जाता है, ठीक है, प्रबंध का हृदय कहा जाता है। आप सभी ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया कि प्रबंध का हृदय किसे कहा जाता है, कौन सा कार्य है जो प्रबंध का हृदय कहलाता है। दोस्तों नियोजन ही, अगर हम देखें तो नियोजन ही वह कार्य है जो प्रबंध का हृदय कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि समादेश की एकता का क्या अर्थ है। समादेश की एकता, इसका अर्थ क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, समादेश की एकता का अर्थ है कि अधीनस्थ का केवल एक ही अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। यानी कि जो भी संस्था है वहाँ पे अगर हम देखिए केवल एक अधिकारी है, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व रहता है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो कहलाता है समादेश की एकता। ठीक है, तो समादेश की एकता का अर्थ क्या है, तो अधीनस्थ का केवल, जो उनके अधीन है, जो संस्था के अधीन है, तो अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व, तो कोई एक जो वहाँ पे अधिकारी है, ऑफिसर है, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है वो अगर हम देखें तो कहलाता है समादेश की एकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पद सोपान प्रक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है कि क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा पद सोपान प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि प्रबंध का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो है आपके, इसमें अगर हम देखें तो इस सिद्धांत के अगर हम देखें अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रबंध का कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कौन सा है, आपके वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्धारण किसका भाग है आपका। नीति निर्धारण किसका भाग है, तो दोस्तों याद रखना है नियोजन का भाग है। नीति निर्धारण किसका भाग है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों नियोजन का भाग है आपके नीति निर्धारण। ठीक है, किसका भाग है, नियोजन का भाग है आपके नीति निर्धारण। तो नेक्स्ट है कि संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप कौन सा है आपके। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप अगर हम देखें कि कौन सा है, दोस्तों याद रखिएगा समिति संगठन, या अगर हम बात करें तो स्टाफ। समिति संगठन या स्टाफ अगर हम देखें तो संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है आपके। समिति संगठन आपके देखें तो संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है, तो आप सभी को पता है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी संस्था के द्वारा, कोई भी अगर हम देखें तो ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो किसके लिए दी जाएगी कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपका जो अनुभव है आपको एक्सपीरियंस मिले, और भी और आपके कौशल, यानी कि आप कोई नई स्किल सीखें। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम देखें तो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो प्रशिक्षण किस में वृद्धि करता है, आपके ज्ञान में वृद्धि करता है, आपके अनुभव में वृद्धि करता है, आपके कौशल में वृद्धि करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती की किस प्रकार की स्रोत है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आंतरिक स्रोत है आपके। पदोन्नति हो गया, किसी का स्थानांतरण हो गया, आपके ट्रांसफ़र हो गया एक तरह से, तो ये किस प्रकार के स्रोत होते हैं, ये आंतरिक स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे स्रोत है, आंतरिक स्रोत है। फिर जैसे पूछा जाए कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है, दोस्तों यह कहलाता है अनौपचारिक संगठन। क्या कहलाता है दोस्तों, अनौपचारिक संगठन कहलाता है। ठीक है, अनौपचारिक संगठन नहीं कि आवश्यकता की जो संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अनौपचारिक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट है
मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है, कथन किसका है? तो ये कथन है जोड़ का। ठीक है, किसका कथन है? मजदूरी वह आय है जो कर्मचारियों को उसके कार्य के बदले में प्राप्त होती है, तो ये कथन है आपके जोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सभी को याद रखना है कि मजदूरी का जो जीवन स्तर सिद्धांत दिया था वह दिया था कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया था मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। ठीक है, किसने? कार्ल मार्क्स व डॉक्टर मार्शल ने दिया था मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। नेक्स्ट है कि जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि डेविड रिकार्डो व लॉसले ने जीवन निर्वाह मजदूरी का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो आप सभी को याद रखना है कि डेविड रिकार्डो व लॉसले ने दिया था। आपके डेविड रिकार्डो व लॉसले के द्वारा दिया गया था जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको याद रखना है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था। जो मजदूरी कोष सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया था मजदूरी कोष सिद्धांत। किसके द्वारा? जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपके। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपके जे.आर. हिमल के द्वारा। किसके द्वारा? जे.आर. हिमल के द्वारा अगर हम देखें तो मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत दिया गया था। आपकी कौन सा? आधुनिक सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं आपके उनको पूरा करे। और यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन है जिसके द्वारा यह कथन किया गया कि जो न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, कितनी मजदूरी मजदूर को दी जाएगी, वो उसके तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताएं जो है उनको पूरा करे। यह कथन आपके देखें तो इसी के अनुसार आपकी मजदूरी न्यूनतम तय की जानी चाहिए। तो ऐसा कथन आपकी किसका है? अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन का यह कथन है। ठीक है, उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको मैंने बताया कि मार्शल एवं पीगू के द्वारा। जो उचित मजदूरी का सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया? तो मार्शल एवं पीगू के द्वारा दिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए निर्वाह निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी आपके? तो हिंगिस के द्वारा दी गई थी। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? हिंगिस के द्वारा दी गई थी। दोस्तों मैंने अभी जो प्रीवियस डे का एनालिसिस देखा है उसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के भी पूछे गए हैं आपके। ठीक है, तो आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, जिनका भी एग्जाम है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है ना, आप इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी पार्ट को आप जरूर देख लीजिए, जितने भी पार्ट आपके मैनेजमेंट के प्रोवाइड किए गए हैं और अदर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी थी? तो आपको याद रखना है हिंगिस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, भारत में जो लेखा मानक है किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण में। किसमें व्याख्या करता है लेखा मानक? ये आपके लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण में व्याख्या करता है। जो भारत में लेखा मानक है, ठीक है, लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण में व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आवेदन पत्र हो गया, विवरण हो गया, इसके लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। तो ये तो एक पर्सनल जानकारी होगी, व्यक्तिगत जानकारी होगी आपकी किसी व्यक्ति की। आवेदन पत्र में किसी व्यक्ति की जानकारी, जो व्यक्तिगत पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, उसका नाम हो गया, जन्मतिथि हो गई, लिंग, विवाह की स्थिति हो गई, पता हो गया, तो ये एक व्यक्तिगत जानकारी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ये दोस्तों होता है वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है, लेखाकरण का जो आपके प्राथमिक कार्य वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। अब जैसे आकस्मिक देयताएं कहाँ पर दिखाई देती हैं? तो ये तुलन पत्र के लेखा पर दिखाई देती हैं। बैलेंस शीट के अगर हम देखें तो लेखा पर दिखाई देती हैं आपकी कौन? आकस्मिक देयताएं जो होती हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जैसे आपके देखिए कि प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? तो ये एक समस्या समाधान परीक्षण होता है। यानी जो आपके समस्या, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें जो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके इस वर्क में ये परेशानी, आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो आपके लिए ये एक ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, फिर आप उस कार्य को करेंगे। तो ऐसा जब आपके किया जाता है तो वो समस्या समाधान प्रशिक्षण होता है आपके। जैसे अगर हम बात करें किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए, तो वो है प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ठीक है, किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? तो वो होता है प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ठीक है, इसी के अनुसार अगर हम देखें ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस स्तर के प्रबंधक होते हैं? दोस्तों तो याद रखिएगा ये सभी शीर्ष प्रबंधक होते हैं। कैसे प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक होते हैं, यानी कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट इनका होता है। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक हो गए, ठीक है, ये सभी कैसे हो जाएंगे? ये सभी शीर्ष प्रबंधक हैं आपके। फिर उनके अंडर में नीचे आपके देखें तो मध्य स्तर के प्रबंधक आते हैं, फिर उससे नीचे आपके निम्न स्तर के प्रबंधक आते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए टॉप लेवल का मैनेजमेंट पूछा जाए, जैसे पद दिए जाएं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक जो सीईओ का पद होता है, तो ये सभी टॉप लेवल पे आते हैं आपके। शीर्ष प्रबंधकों में इनकी गिनती होती है।
जैसे कि अगला प्रश्न है आपका कि धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके द्वारा किया जाएगा। तो एक तरह से कैसे ये आपके देखिए कि धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को अगर हम देखें तो ये एक तरह से कहलाता है निधि प्रवाह विश्लेषण। क्या कहलाता है? फंड का अगर हम देखें एक विश्लेषण कहलाता है आपके। ठीक है, धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों का उपयोग अगर हम देखें तो किसके लिए किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट है कि प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है वह होती है ऋण की लागत, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यानी कि प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है वो होती है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यानी कि ऋण की लागत होती है। ठीक है, कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों में विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। दोस्तों ये होती है कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों में विकसित करने में मदद करता है जिसमें सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कौन सी प्रणाली? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। ठीक है, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। अगर हम बात करें कि पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देगा तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में दिखाई देगा, बैलेंस शीट में दिखाई देगा पूंजीगत व्यय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा BA ग्रेकुनियास। इनका नाम क्या है? BA ग्रेकुनियास है जिन्होंने नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है, नाम क्या है इनका? BA ग्रेकुनियास। ठीक है, मुद्रास्फीति की वजह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ क्या हो जाता है। दोस्तों याद रखिए समय के साथ ही कम हो जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की वजह से अगर हम देखें जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाता है? समय के साथ कम हो जाता है। ठीक है, मुद्रा मूल्य में अगर हम देखें कि कमी के कारण भविष्य व्यक्ति जो है भविष्य की तुलना में वर्तमान में अगर हम देखें तो क्या करेगा? उपभोग करना पसंद करता है। ठीक है, वर्तमान में ही उपभोग करना पसंद करता है, यानी कि खर्च करना पसंद करता है यदि मुद्रा मूल्य में कमी के कारण। ठीक है, अगर मुद्रा मूल्य में कमी आएगी तो व्यक्ति जो है ना भविष्य की तुलना में वर्तमान में ही उपभोग करना पसंद करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। जैसे नेक्स्ट है कि मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर क्या होता है। तो अलग 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 समय और अलग अलग बिंदुओं पर अगर हम देखें तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो अलग अलग होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अगर हम देखें तो मुद्रा का जो मूल्य है वो अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपके लोगों के रूप में जाना जाता है। जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी PDF पे जो आप सभी को दिख रहा है ना, जो मेरे चैनल का नाम है उसी के अकॉर्डिंग एक जो आपके लोगो क्रिएट किया गया है। तो ये क्या है? एक अनूठा प्रतीक है जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ये लोगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। क्या आपके इनमें से? तो बजट। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है। इनमें से क्या संदर्भित करता है? तो दोस्तों बजट संदर्भित करता है। ठीक है, भविष्य अवधि के जो अपेक्षित परिणाम है उनको कौन संदर्भित करेगा? बजट संबंधित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है। आपके किसमें कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन में। जिसमें क्या किया जाएगा? जिसमें जो कर्मचारी हैं उनके व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर जो पहलू हैं उनको वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, किसमें? निबंध मूल्यांकन में कहा जाता है। किसमें? निबंध मूल्यांकन में। नेक्स्ट है कौन सी प्रबंधन शैली जो उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा लक्षित की जाती है। दोस्तों ये होती है अबंधता या जिसे हम बोलते हैं अहस्तक्षेप। ठीक है, अबंधता या हस्तक्षेप जो कि प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति जो निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। यानी कि प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति और जो लोगों के प्रति अगर हम देखें तो। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है जो सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता होते हैं ना जो निम्न प्रबंधक के होते हैं। जैसे आपके प्रबंधक के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं, निम्न, मध्य और उच्च स्तर। जो सॉफ्ट फ्लोर कार्यकर्ता होते हैं ना ये निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। ठीक है, ये निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री के नकद की जो वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा जो कच्चे माल की खरीद के लिए और भुगतान की और बिक्री से नकद की वसूली के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे कहा जाता है नकद चक्र, कैश साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैश साइकिल या नकद चक्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे भी संबंधित होता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों रूढ़िबद्धता। क्या कहलाता है? रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। जो लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि इस समूह के अवगम पर आधारित होती है जिसमें कि संबंधित होते हैं तो क्या कहलाता है? ये रूढ़िबद्धता या स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि नेतृत्व की कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। तो वह है नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। नेतृत्व का
विशेषक सिद्धांत में अगर हम देखें तो माना जाता है कि जो नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत जो कि आपके लक्षण होते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप चल रहा है। तो ये नियंत्रण का कार्य होता है। जो नियंत्रणकर्ता होते हैं इनका कार्य होता है कि ये आपकी वो एक तरह से सही जानकारी उनके पास होनी चाहिए। वो सही आपके देखें तो सुनिश्चित उनके द्वारा ही हो पाता है कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है कि एक मशीन की खरीदारी किस एक का एक उदाहरण है आपके, तो याद रखिएगा पूंजी व्यय का किसका एक उदाहरण है। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है दोस्तों, पूंजी व्यय का एक उदाहरण है आपके, ठीक है। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है, पूंजी व्यय का एक उदाहरण है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण होता है, तो ये दोस्तों पूंजी व्यय का होता है। आपके पास जो कैपिटल है ना, आप उसका व्यय करेंगे, पूंजी का व्यय करेंगे, तो मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है, पूंजी व्यय का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, बही खाता लेखन कहलाता है। लेन देन का अभिलेखन और अगर हम देखिए वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बही खाता लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बही खाता लेखन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना किस पर आधारित होता है, तो ये आपके मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। जो मादा अवधारणा है या मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जिस पर आपके ये आधारित होता है। जो एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और आंकड़ों का निकटन करना, ठीक है, किस पर आधारित होता है, मादा अवधारणा पर आधारित होता है, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है दोस्तों, तो ये एक क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस है, जमा शेष होता है। रोकड़ बही के अनुसार जो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, ठीक है। हर बैंकों में अगर हम देखें, ये आपके बैंक के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं अपने अकाउंट पे। तो ये आपके देखें तो आपके क्रेडिट बेस पे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपके जमा शेष, यानी कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा शेष होता है, ठीक है। कौन से लोग जो व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं, तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो व्यक्तिनिष्ठता पर, विचारों की भीतरी दुनिया और भावना और विचारों पर केंद्रित रहते हैं, ठीक है। जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है दोस्तों, तो ये आपके देखें तो जो शेयर खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, इन व्यक्तियों के द्वारा ही अगर हम देखें तो निर्धारित किया जाता है। जो सामान्य स्टॉक का एक शेयर का बाजार मूल्य है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की इस क्लास का, कि एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा, जैसे कि हमने देखा था लोगो भी होता है, जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप क्या लोगों को लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे ये जो दिया गया, क्या इसे आप लिख सकते हैं, क्या इसका आप बोल सकते, नहीं बोल सकते। बोला क्या जाता है, लिखा क्या जाता है, जो ब्रांड का नाम होता है। बोला क्या लिखा जाता है, लिखा और बोला क्या जाता है और लिखा क्या जाता है, जो ब्रांड का नाम होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया कि एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा जिसे बोलना है, लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रांड नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्रांड नेम के से जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों। एंड आप सभी को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आपका जिस दिन भी एग्जाम है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और आप सभी जितने भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उन्हें जरूर देखें। आपका नेक्स्ट डे जिस दिन भी एग्जाम है, और आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी 26 अप्रैल तक आपका एग्जाम चलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।